हेलो दोस्तों, मैं यूके लर्निंग पॉइंट के यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग देखते हैं केमिस्ट्री का जो विलियन चैप्टर था, उस विलियन में की जो अगली श्रृंखला में देखते हैं कि फार्मूला क्या होती है, या इसे अंग्रेजी में फार्मेलिटी कहते हैं। इसे कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं। इससे प्रदर्शित करते हैं कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं। जैसा आप लोग देख रहे हैं कि लिखा है किसी निश्चित ताप पर। किसी निश्चित ताप से ये तात्पर्य क्या होता है, देखते हैं। किसी निश्चित ताप पर यानी उस के दौरान, यानी उस विलियन के दौरान क्या हो, यानी उस प्रक्रम के दौरान हमारे पास तापमान में बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं होना चाहिए। कह सकते हैं कि तापमान में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि अभी फ़िलहाल हम देखते हैं कि मान लीजिए कि सपोज करिए कि हमारे पास 32 डिग्री टेम्परेचर है। अगले पल कुछ समय के बाद हम देख लें कि नहीं 32 से बढ़ करके या 35 हो गया है, या फिर 20 डिग्री हो गया है, या 22 हो गया है। तो इस तरह का कोई भी परिवर्तन नहीं होना चाहिए। यानी टेम्परेचर को हम लोग क्या करेंगे, कांस्टेंट कर देते हैं। यानी टेम्परेचर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, ना बढ़ना चाहिए ना ही घटना चाहिए। अब कहते क्या है, 1 लीटर विलियन में कितने, 1 लीटर विलियन में उपस्थित आयनिक पदार्थ, 1 लीटर विलियन में उपस्थित आयनिक पदार्थ के ग्राम सूत्र द्रव्यमान की संख्या को क्या, ग्राम सूत्र द्रव्यमान की संख्या को उसकी फार्मूला कहते हैं। इसे कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं। अब एक यहीं पर और अहम बात आ जाती है कि ये जो फार्मूला है ये ताप पर डिपेंड करती है। किस पे डिपेंड करती है, ताप पे डिपेंड करती है। और अधिक ताप बढ़ाने से ये फार्मूला घट जाती है। क्या होती है, घट जाती है। और इस फार्मूला को लिखते हैं, अगर हम न्यूमेरिकल प्रोसेस से देखें, आंकिक विधियों से देखें, तो हम लोग पाते हैं कि जो चीज़ें सबसे ज़्यादा हों उसको हम लोग नीचे लिखते हैं, और उसके ऊपर हम लोग क्या लिखते हैं, जो सबसे कम होती है। तो क्या कहा जाता है, विलियन का एक आयतन। किसका है, विलियन का आयतन। क्योंकि वहां पर हम लोगों ने देखा था कि यहाँ पे लिखा था 1 लीटर विलियन में, यानी विलियन का आयतन लीटर में। और इसके ऊपर लिखा गया पदार्थ का सूत्र द्रव्यमान, यहाँ पर लिखा गया है ग्राम सूत्र द्रव्यमान की संख्या, यानी जो पदार्थ हमारे पास डिसॉल्व किया गया है उसका सूत्र द्रव्यमान संख्या, मॉलिक्यूलर ऑफ मास क्या है, वो लिख देते हैं। अब आगे देखते हैं कि अगर हम लोग बात करें विलियन का द्रव्यमान, यानी विलियन पदार्थ जो होते हैं, अब हमें पता है कि जो विलियन होता है वो विलियन 2 चीजों से मिलकर के बना होता है। विलेय होता है दोस्तों, और विलायक होता है। इन दोनों चीजों से मिलकर के क्या बनता है, विलियन बनता है। अब यही जो विलेय पदार्थ हैं, इन विलेय पदार्थ का भार ग्राम में और विलियन का आयतन लीटर में। अगर हम विलेय पदार्थ के द्रव्यमान को W से डिनोट कर दें, इससे डिनोट कर दें, W से डिनोट कर दें, और विलियन का आयतन V से कर दें, किसमें है, ये लीटर में है। तो फार्मूला को F से डिनोट कर दें, तब हमारे पास फार्मूला बनकर के आता है F इज इक्वल W अपॉन V। F इज इक्वल W। अब देखते हैं दोस्तों, एक चीज़ और हो सकती है कि हो सकता है कभी जो विलियन का आयतन है वो लीटर में ना दिया गया हो, तो फिर किस में दिया जा सकता है। अगर लीटर में नहीं दिया गया है तो वो ml में दिया जा सकता है, मिलीलीटर में दिया जा सकता है, क्योंकि लीटर बहुत बड़ी यूनिट होती है। अब मान लीजिए किसी को बनाना है 200 ml, 300 ml या 50 ml बनाना है, तो उसके लिए हम लीटर तो लेंगे नहीं, तो उसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं लीटर में। अब हमको पता है कि हमारे पास जो 1 लीटर विलियन होता है, अगर हम बात करते हैं 1
लीटर में कुल 1000 ml होते हैं। कितने ml होते हैं? 1000 ml होते हैं। अब 1000 ml होते हैं तो जहाँ पर हम लोगों ने लीटर लिखा हुआ है, यानी हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर F इज इक्वल W/V। ये किस में दोस्तों? ग्राम में है, और ये किस में था? लीटर में था। अगर हम इसके अपॉन 1000 का इससे डिवाइड कर दें तो हमको किस में पता चल जाएगी वैल्यू? ml में आ जाएगी हमारे पास। या इसको हम और लिख सकते हैं कि ये कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाता है। W/V इंटू 1000। अब ये दोस्तों किस में हो गया? ml में हो गया। किस में हो गया? ml। यानी अगर हमको अब फॉर्मेलिटी निकालनी है तो हम लिख सकते हैं कैपिटल F इज इक्वल स्मॉल w/V इंटू 1000, तो हमारी फार्मूला निकल आती है। अब हो सकता है कि कभी ऐसे सवाल आ जाएं कि 5 ग्राम पदार्थ है और उसकी फार्मूला 2 है, तो बताइए उस विलयन का आयतन कितने मिलीलीटर होगा? कितने मिलीलीटर होगा? यानी V निकालने के लिए पूछा जा सकता है, या F निकालने के लिए पूछा जा सकता है, या W निकालने के लिए पूछा जा सकता है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि इनके लिए हम लोग क्या प्रयोग करेंगे। अगर हमको कहीं आयतन निकालना हो, क्या निकालना हो? आयतन निकालना हो, तब हम लोग क्या प्रयोग करेंगे? आयतन यानी V के लिए। तब हम लोग लिखते हैं V इज इक्वल, ये ऊपर यहाँ जाएगा और ये यहाँ पहुँच जाएगा, यानी W इंटू 1000 अपॉन F। ओके, अब अगली चीज देखते हैं। अगर हो सकता है कि हमारे पास आयतन न दिया गया हो, बल्कि हमको क्या करना है, अब W निकालना हो, यानी हमको क्या निकालना पड़ जाए? भार निकालना पड़ जाए। तब हम लोग क्या करेंगे? अगर हमको भार निकालना पड़ेगा तो हम लोग लिखेंगे W इज इक्वल टू V इंटू F, V इंटू F अपॉन 1000। तो ये हमारे पास इस तरह से हम देखते हैं जो फार्मूला है, इससे हमको टोटल 3 फार्मूले मिल गए। कितने फार्मूले मिल गए? 3 फार्मूला मिल गए, यानी एक फार्मूला ये मिल गया, और दूसरा ये मिल गया, और तीसरा ये मिल गया। इसी तरह से देखते हैं, अगर लीटर में दिया होता तो 3 वहाँ से, इस तरह से हम फार्मूला से 6 फार्मूले हम लोगों ने देख लिया। हाँ दोस्तों, क्या है, एक तो फार्मूला में कई तरह की फार्मूलाएं पूछी जा सकती हैं आप लोगों से। हो सकता है कि उस फार्मूला की बात जब करी जाए फार्मूलिटी की, तो विलेय का आयतन एक होते हैं F इज इक्वल W होती है। अब ये W क्या है भाई? W इज इक्वल पदार्थ का भार, और ये नीचे क्या हुआ? उस जो विलयन है पूरा, उस विलयन ना कह करके हम क्या लिखेंगे? उस विशेष पदार्थ का कुल द्रव्यमान कितना है, यानी जो विलयन है उसका द्रव्यमान कितना है। इसमें आयतन था, इसमें क्या है? ये हो जाएगा। तो अब हमारे पास कह सकते हैं कि एक फार्मूला ऐसी भी हो सकती है कि जो ताप पर डिपेंड नहीं करती है। जो ताप पर डिपेंड नहीं करती है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कैपिटल F इज इक्वल W/W। अब F जो है ये ताप पर क्यों नहीं डिपेंड करती? क्योंकि पदार्थ का द्रव्यमान है, द्रव्यमान ताप से प्रभावित नहीं होता है। ऐसा तो है नहीं है कि अगर टेम्परेचर पहले मान लीजिए 40 डिग्री है तो उसमें पदार्थ का वेट जो रहा हो वो 20 ग्राम रहा हो, और अगर बढ़ा दिया गया हो टेम्परेचर तो पदार्थ का जो द्रव्यमान है वो कम हो जाए। ये नहीं हो सकता है जल्दी से, तो इसलिए इसको हम क्या कहते हैं कि ये ताप पर डिपेंड नहीं करती है। और इसके पिछले बार में हमने देखा था कि ताप पर वही चीज़ें डिपेंड करती हैं जो आसानी से लिक्विड फॉर्म में हों और उनके गर्म करने से उनके आयतन में प्रसार हो जाए। अगर उनके आयतन में प्रसार हो जाएगा तो उनके मोलों की संख्या में हो सकते हैं। आइए देखते हैं। सो अगर यहाँ पर लिखा हो 1 किलोग्राम, क्या लिखा गया हो? 1 किलोग्राम। आइए बात करते हैं फार्मूला क्या होती है। तो फार्मूला को भी हम कैपिटल F से डिनोट करते हैं, और ये हमारे पास जो हम पढ़ने जा रहे हैं एक नेक्स्ट टाइप का है, स्पेशल टाइप का है, यानी ये भी जिसमें आयतन नहीं होता बल्कि विलेय पदार्थ का भार
किसमें दिया होता है, ग्राम में दिया होता है। यानी कुल विलेय प्लस विलायक किसमें दिए होंगे, ग्राम में दिए होंगे या किलोग्राम में दिए होंगे। तब हम लोग क्या करेंगे, तब भी हम फॉर्मेलिटी निकाल सकते हैं। तो उसके लिए बात आती है, किसी निश्चित ताप पर 1 किलोग्राम विलयन में उपस्थित आयनिक पदार्थ के ग्राम सूत्र द्रव्यमान की संख्या को उसकी फॉर्मूलता कहते हैं। यानी उस विलयन की क्या कहते हैं, फॉर्मूलता कहते हैं। इसे कैपिटल एफ से, दोस्तों इसे भी किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल एफ से डिनोट करते हैं। कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं। अब बात करते हैं कि अगर फॉर्मूलता लिखते हैं हम लोग, तो फॉर्मूलता इज इक्वल आयनिक पदार्थ का ग्राम सूत्र द्रव्यमान संख्या, क्या दोस्तों, ग्राम सूत्र द्रव्यमान संख्या अपान विलयन का भार। विलयन का भार किसमें है दोस्तों, किलोग्राम। किसमें है, किलोग्राम में। तब हमारे पास ये फार्मूला है। यानी इसको कह सकते हैं F इज इक्वल डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू। F इज इक्वल डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू। ये किसमें है, केजी में। किसमें है, केजी में। अब बात करते हैं, अगर हो सकता है कि जो हमारे पास फॉर्मेलिटी के लिए जो विलयन दिया गया है, विलयन का भार जो दिया गया है, वो किलोग्राम में ना दे करके किस में दिया गया हो, ग्राम में दिया गया हो, तब हम लोग क्या करेंगे, विलयन का भार केजी में ना होकर किस में दिया गया हो, ग्राम में। किसमें हो दोस्तों, ग्राम में हो। तब हम लोग क्या करेंगे, हमको पता है कि 1 kg इज इक्वल 1000 ग्राम। क्या होता है दोस्तों, 1 kg इज इक्वल 1000 ग्राम। अब हम लोग क्या करेंगे, जहाँ पर विलयन का भार किलोग्राम में लिखा था, वहाँ पर हम लोग कितने से, 1000 से डिवाइड करते हैं। आइए देखते हैं क्या होगा। F इज इक्वल डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू इंटू 1000। इस तरह से देखते हैं, ये हमारे पास निकले। अब ये विलयन किस में है, ग्राम में आएगी हमारे पास फार्मूला। इसके लिए भी फार्मूला वही होंगे। एक होगा W इज इक्वल स्मॉल w इंटू 1000 अपॉन कैपिटल F। फिर नेक्स्ट फार्मूला हमारे पास आ जाता है स्मॉल w इज इक्वल कैपिटल W इंटू कैपिटल F अपॉन 1000। इस फार्मूले का उपयोग जो W का है वो विलेय पदार्थ का भार ज्ञात करने के लिए किया जाता है। और ये कैपिटल W जो है, अब हमारे पास क्या है, विलयन का भार है। जहाँ पर हम लिखे दे रहे हैं कि क्या हो सकता है, तो नोट कर लेते हैं यहीं पे। कैपिटल W इज इक्वल विलयन का भार। क्या है दोस्तों, विलयन का भार। ये भार किसमें है, केजी में है या फिर ग्राम में है, केजी या ग्राम में है। और जो हमारे पास स्मॉल w है, ये क्या है, ग्राम सूत्र द्रव्यमान संख्या। ग्राम सूत्र द्रव्यमान संख्या। इस तरह से हम देखते हैं कि जो फार्मूला है ये हमारे पास। आइए अब देखते हैं मोललता। अब प्रश्न ये उठेगा कि आप लोग सोच रहे होंगे कि इससे संबंधित मिलता जुलता हम लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन हमेशा ध्यान रखिएगा
उसमें मोलरता है ना कि मोलरता। क्या है उसमें? मोलरता है। अब डिफरेंस क्या है इन दोनों में, मोलरता और मोलरता में? जो मोलरता होती है वह ताप पर डिपेंड करती है, यानी ताप उसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है, और जो मोलरता होती है ये ताप पर डिपेंड नहीं करती। अगर ये ताप पर उससे डिपेंड नहीं करती है तो इसका मतलब है कि यहाँ पर टेम्परेचर को हम कांस्टेंट या ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं, कांस्टेंट रख रहे हैं या फिर नहीं रख रहे हैं। अगर रिएक्शन के दौरान उसका तापमान में परिवर्तन भी हो रहा है थोड़ा बहुत, तो ज़्यादा हमारे पास चेंजिंग नहीं आएगी। अब बात करते हैं कि ये क्या होती है दोस्तों। 1 किलोग्राम कितने? 1 किलोग्राम विलयन में उपस्थित विलेय की मोलों की संख्या को इसकी मोलरता कहते हैं। क्या कहते हैं देखते हैं। 1 किलोग्राम विलयन में, 1 किलोग्राम विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या एक किलोग्राम विलयन में उपस्थित विलेय की मोलों की संख्या को विलयन की मोलरता कहते हैं। अब दोस्तों मोलरता कहते हैं, ये मोलरता को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। आइए इसके न्यूमेरिकल प्रोसेस में कैसे करेंगे हम लोग। मोलरता इज इक्वल विलेय के मोलों की संख्या किसकी? विलेय के मोलों की संख्या। अब दोस्तों मोलों की संख्या को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल m से करते हैं। अब बात करते हैं विलयन का भार किसमें है दोस्तों? किलोग्राम में। विलयन का भार किलोग्राम में। अगर मोलरता होती तो मोलरता में क्या लिखा गया था पहले? विलयन का आयतन लीटर में। बस इतना ही दोनों में अंतर है। अब ये आपको पता हो गया है, ये ठोस पदार्थों के लिए यूज होगी। किसके लिए होगी? ठोस पदार्थों के लिए होगी। अब मोलरता किसके लिए होती थी? विलयन के लिए प्रयोग होता था। किसके लिए होता था? विलयन के लिए प्रयोग होता था। आइए अब देखते हैं दोस्तों कि इनको अगर हम लोग डिनोट करते हैं, इसको हम मोलरता को काहे से डिनोट करते हैं? स्मॉल m। मोलरता को स्मॉल m से, विलेय के मोलों की संख्या n से, और विलयन का भार यानी W किसमें है? ये kg में है। अब ऐसा भी हो सकता है कि कभी हमको मोलों की मोलरता दी गई हो और विलायक का भार दिया गया हो, यानी विलयन का कुल भार दिया गया हो, और हमसे पूछा जाए कि उसकी मोलों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं इसका जो फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन बन के आते हैं हमारे पास। टाइप 1 में क्या पूछा जा सकता है कि क्या पूछा जाए? मोलरता पूछी जाए। क्या पूछी जाए? कैपिटल M पूछा जा सकता है। दूसरा जो हमारे पास दोस्तों टाइप 2 है, टाइप 2 में क्या पूछा जा सकता है? मोलों की संख्या ज्ञात की जा सकती है। किसके लिए? मोलों की संख्या यानी स्मॉल n इज इक्वल क्या होगा? तब हमारे पास होगा यह कि स्मॉल m इंटू W। स्मॉल m इंटू W। ये W किसमें है हमारे पास? kg। अब जो टाइप 3 प्रकार का क्वेश्चन आएगा हमारे पास, टाइप 3 प्रकार का हो सकता है विलयन का भार पूछा जाए। क्या निकाला जाए? विलयन का भार निकालने के लिए
विलयन का भार ज्ञात करने के लिए, यानी कैपिटल डब्ल्यू ज्ञात करने के लिए, तब हमारे पास फार्मूला बनेगा स्मॉल n अपॉन स्मॉल m। किसमें है? तो ये फार्मूला हमारे पास, तीन फार्मूले हमारे पास डेरिवेट हो गए, यानी टाइप 3 प्रकार के क्वेश्चंस। अब बात आती है दोस्तों, इसी टाइप 3 प्रकार के क्वेश्चन में ही एक प्रकार के और क्वेश्चन आते हैं जो नेक्स्ट एग्जाम में हमारे पूछे जा सकते हैं कि मोलरता तो दी गई है, जब हमारे पास विलयन का भार किलोग्राम में न दिया गया हो बल्कि किसमें, ग्राम में दिया गया हो, तब हम लोग क्या करेंगे। विलयन का भार ग्राम में होने पर, यानी स्मॉल c। अब विलयन का भार अगर ग्राम में दिया गया है तब हम लोग क्या करेंगे, 1 kg इज इक्वल 1000 ग्राम। क्या होता है, 1 kg इज इक्वल 1000 ग्राम। अब हम लोग इस टाइप 1 वाला जो इक्वेशन था उस इक्वेशन पे लिख लेते हैं पहले, स्मॉल m इज इक्वल n अपॉन w, n अपॉन w लिख लेते हैं। अब बात करते हैं कि w हमारे पास यहाँ पर पहले क्या था, kg में था, अगर हमको ग्राम में कन्वर्ट करना है तो इसके बटे हम लोग क्या करते हैं, ऑब्लिक 1000 कर देते हैं, तो 1000 ऊपर हो जाता है, यानी स्मॉल m इज इक्वल n इंटू 1000 अपॉन w। अब दोस्तों ये जो W हमारे पास है ये किस में आएगा, ग्राम में आएगा। किस में आएगा, ग्राम में। यानी ऐसे इस इक्वेशन का प्रयोग हम तब करेंगे जब किसी विलयन की मोललता निकालनी हो और विलय का, यानी विलय और जो हमारे पास विलयन का भार दिया गया है उस विलयन का भार ग्राम में दिया गया हो, तब हम इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे, स्मॉल m इज इक्वल n इंटू 1000 अपॉन w इन ग्राम। फिर दूसरी बात आती है कि हो सकता है कि जो हमारे पास, इसको हम नाम दे सकते हैं कि ये हमारे पास टाइप क्या है, 4 टाइप का। किस टाइप का है, 4 टाइप का। अब बात करते हैं कि टाइप 5 टाइप का हमारे पास क्या क्वेश्चन न्यूमेरिकल अंक पूछे जा सकते हैं इनसे, कि हो सकता है कि मोललता दी गई हो, क्या दिया गया हो, मोललता दी गई हो और उसके विलय के मोलों की संख्या भी दी गई हो और उसका भार ना दिया गया हो, विलयन का भार, और हमसे पूछा जाए कि विलयन का भार निकालने के लिए आप किस फार्मूले के, या विलयन का भार कैसे निकालोगे, तब भी हम सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। उसके लिए हम फार्मूला देखते हैं कि W इज इक्वल n इंटू 1000 अपॉन स्मॉल m। ये किसमें है, ग्राम में है। अब बात आती है टाइप 6 की। टाइप 6 की, अब टाइप 6 में हो सकता है कि मोललता दी गई हो और विलय का भार भी, और विलयन का भार जो है वो भी दिया गया हो ग्राम में, तब हम मोलों की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे, तब हम लोग फार्मूला पाएंगे n इज इक्वल W इंटू स्मॉल m इंटू अपॉन 1000 से अगर हम लोग डिवाइड कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि अभी फिलहाल हमारे पास कितने टाइप के क्वेश्चंस हुए, ये 6 टाइप के क्वेश्चन हुए। यानी मोललता से संबंधित जब भी परीक्षाओं में सवाल पूछे जाएंगे तो ये 6 प्रकार के हो सकते हैं। नहीं, 6 प्रकार के नहीं, इस तरह से हमारे पास और भी पूछे जा सकते हैं। हो सकता है कि जो विलयन दिया गया हो वहाँ पर हमारे पास, या जो पदार्थ दिया गया हो वो पदार्थ हमारे पास मोलों के रूप में ना दिया गया हो बल्कि उस पदार्थ का द्रव्यमान दिया गया हो। क्या दिया गया हो, द्रव्यमान दिया गया हो। तब हम लोग कैसे करेंगे, तब भी सवाल हमको सॉल्व करना पड़ेगा। और सॉल्व करने के लिए अब हम बात करते हैं कि मोलों की संख्या क्या होगी। अगर हम इस तरह से देखते हैं मोलों की संख्या रखने पर, तो फिर भी हमारे पास लगभग 6 टाइप के क्वेश्चंस फिर
एराइज हो जाएंगे। तो जो ऐसा नहीं है कि हम कोई एक टॉपिक लेके चलते हैं कि उसमें से ऐसा लग रहा होगा कि बुक में बहुत छोटा सा दिया गया है और कैसे, ये कोई पढ़ने के तरीके नहीं है कि हम एक छोटी सी डिफिनेशन रट लें और उसको सॉल्व कर लें। नहीं, रटा नहीं जा सकता, बल्कि उसको हम लोग अंडरस्टैंडिंग लेवल पे लेते हैं और उस अंडरस्टैंडिंग यानी समझने की कोशिश करते हैं। समझ करके फिर उससे संबंधित जितने न्यूमेरिकल होते हैं उन न्यूमेरिकलों को हम लोग सॉल्व करते हैं। क्योंकि इस टॉपिक से जब भी कोई क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से और सॉल्यूशन से संबंधित, तब ज़्यादातर न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, यानी आंकिक प्रश्नों को पूछे जाते हैं। और आंकिक प्रश्न कभी भी याद रखना किसी भी एग्ज़ाम में साधारण नहीं होते, सिंपल नहीं होते। उनमें कुछ घुमा फिरा करके ही दिया जाता है कि आप थोड़ी देर के लिए सोचने पर विवश हो जाओ, और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो फिर आपको सॉल्व कर पाने में न्यूमेरिकल बहुत मुश्किल होगी। और आप इसीलिए कहा जाता है कि जो फिजिकल केमिस्ट्री है हमारे पास, वो जो डिफ़िकल्ट इसीलिए हो जाती है कि एक अधिकांशतः लोग करते हैं कि एक फार्मूले को हम लोग एराइज कर देते हैं इस तरह से और बता देते हैं कि क्या होगा, और इसके बाद फिर अदर फार्मूला जो उनसे संबंधित आंकिक प्रश्न है वो नहीं बताया जाता, जिससे फिर वो लोग नहीं निकाल पाते हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप बीच में क्लास को स्किप मत किया करिए और पूरा वीडियो देखने की कोशिश किया करिए। और जहाँ पे समझ में नहीं आता है, कोई उससे इक्वलिटीज़ आती हैं आपको, तो हमारे पास जो कमेंट सेक्शन है उस कमेंट सेक्शन पे आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, या फेसबुक पे लाइव कर सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप पे मेरे मैसेज कर सकते हैं। मैं आप लोगों को जवाब देने की कोशिश करूँगा। आइए देखते हैं फ्रेंड्स कि मोलों की संख्या बराबर क्या हो सकता है। अब मोलों की संख्या हम लोग कैसे निकालते हैं। मान लीजिए कहीं पर मोलों की संख्या ना दी गई हो, तब हम लोग क्या करेंगे। तो अगर हम लोगों को पता है n बराबर क्या है दोस्तों, मोलों की संख्या, मोलों की संख्या। अब मोलों की संख्या हम लोग निकालते कैसे हैं, इसके लिए फार्मूला क्या था, तो हम लोग लिख सकते थे n इज इक्वल W अपॉन m। हमने क्या लिखा था, n इज इक्वल W अपॉन m। ये अब बात कर लेते हैं, W क्या है, विलेय का भार। विलेय का भार किसमें है दोस्तों, ग्राम में, अपॉन, या ऐसे कर लेते हैं हम लोग स्मॉल m बराबर विलेय पदार्थ का फिर देखते हैं कि जो स्मॉल m इज इक्वल लिखा गया है ये वाला, इसको बोलते हैं विलेय पदार्थ का, विलेय पदार्थ का द्रव्यमान संख्या या द्रव्यमान भार। अब द्रव्यमान भार जितने भी उसमें परमाणु जुड़े होंगे उन सब का परमाणु भार निकाल के आपस में योग कर दिया जाता है। तो इस तरह से अगर हम n की जगह पर W/m रख दें, तब हमारे पास एक मोलरता से की जो मोलरता है इसके लिए नए फार्मूले से राइज हो सकते हैं। यानी स्मॉल m इज इक्वल, जहाँ पर n लिखा है वहाँ पर क्या करेंगे, W/m इंटू W। और दोस्तों अब इसमें क्या करेंगे, ये स्मॉल W है और ये कैपिटल W है। ये दोस्तों किस में है, केजी में है, और ये ग्राम में है। किस में है, ग्राम में है। तो इस तरह से अगर हम देखते हैं तो यहाँ से भी कुछ फार्मूला हमारे पास बन करके आ जाते हैं। इसको हम तब प्रयोग करेंगे जब मोलों की संख्या न दी गई हो। क्या है, इस फार्मूले का प्रयोग हम तब करेंगे विलेय के मोलों की संख्या ना दी गई हो, बल्कि विलेय पदार्थ का भार एवं अणुभार दिया गया हो।
अणुभार दिया गया हो, तब हम इस फार्मूले को प्रयोग करते हैं। आइए देखते हैं क्या हो सकता है कि अणुभार दिया गया हो और विलेय पदार्थ का भार भी दिया गया हो, तब मोलरता या फिर उसका विलयन का आयतन और विलयन का भार कैसे निकालेंगे, विलयन का भार कैसे निकालेंगे, तब उसके लिए हमारे पास फार्मूला बन करके आते हैं। एक फार्मूला हम लोग राइज कर लेते हैं कि स्मॉल m इज इक्वल W अपॉन स्मॉल m इंटू कैपिटल W। ये किस में है दोस्तों, किलोग्राम में है और ये ग्राम में है। ठीक, अब बात करते हैं कि अगर हम m बराबर बात करते हैं, स्मॉल m बराबर, अब स्मॉल m क्या है हमारे पास, हमने लिखा है विलेय पदार्थ का द्रव्यमान निकालना हो, तब हम लोग क्या करेंगे, W अपॉन यहाँ पे कैपिटल M इंटू कैपिटल W, ये kg। इस तरह से हम उस पदार्थ का हम लोग क्या निकाल सकते हैं, अणुभार निकाल सकते हैं, यानी मॉलिक्यूलर वेट निकाला जा सकता है। और फिर क्या निकाला जा सकता है, उस पदार्थ का कुल भार भी निकाला जा सकता है, कितने ग्राम घोला गया है, कितने ग्राम मिलाया गया है। यानी कह सकते हैं स्मॉल W के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे फार्मूला। अब स्मॉल W के लिए जब भी करेंगे तो अब हम करते हैं, इससे यहाँ कुछ नहीं है, इसके नीचे 1 मान लेते हैं, इसके क्लिक कर देते हैं, यानी स्मॉल m इंटू कैपिटल M इंटू W, किस में है, ये हमारे पास फार्मूला गया। अब बात कर लेते हैं, अगर इसका W निकालना हो, भार W यानी विलयन का भार निकालना हो, तब हम लोग क्या करेंगे, फार्मूले के लिए W इज इक्वल स्मॉल W अपॉन स्मॉल m इंटू कैपिटल M। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, जहाँ पर ये तो बिलियन किलोग्राम की बात थी, अब बात कर लेते हैं कि जहाँ पर विलयन का भार जो है वो ग्राम में दिया गया हो, किस में दिया गया हो, अगर विलयन का भार ग्राम में दिया गया हो तब क्या करेंगे, तो वहाँ पर हम उस W के लिए हम लोग क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड कर देंगे। आइए फिर हम लोग देखते हैं कि मोल प्रभाज क्या होते हैं, मोल फ्रैक्शन क्या होते हैं। ये आप लोगों के एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। ये इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा पूछी जाने वाली चीज़ें, इससे संबंधित आपको हेनरी लॉ पढ़ना पड़ेगा और फिर राउल्ट लॉ पढ़ना पड़ेगा, जो कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के अंतर्गत बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स अदा करते हैं। ठीक है, तो आइए हम इसको विस्तार पूर्वक चर्चाएं कर लेते हैं कि मोल प्रभास क्या होते हैं। दोस्तों मोल प्रभास को मोल फ्रैक्शन के नाम से जाना जाता है, किसके नाम से जाना जाता है, मोल फ्रैक्शन के नाम से जाना जाता है। या कभी कभी दिया जा सकता है कि बुकों में कि मोल अंश क्या होते हैं, किसके नाम से दिया जा सकता है, मोल अंश किसे कहते हैं। अब बात करते हैं मोल अंश क्या होते हैं, इनको थोड़ा सा समझ लेते हैं। सपोज करिए कि हमारे पास एक ये बीकर है, क्या हमने लिया है सर, बीकर ले लिया। अब इस बीकर में हम लोगों ने एक तरफ वाटर मॉलिक्यूल डाल दिया, क्या डाल दिया, वाटर भर दिया। अब अगर हम आपसे कहें कि इसमें हमने क्या ऐड कर दिया, पानी ऐड कर दिया। अब बात करते हैं दूसरी ओर, इसी ऑपरेटर्स में हमने क्या डाल दिया, कुछ चीजें शुगर की डाल दिया। किसकी डाल दिया, शुगर मॉलिक्यूल डाल दिया, यानी शर्करा डाल दिया, यानी चीनी डाल दिया, जो भी आप कह सको वो हमने ऐड कर दिया। अब बात आइए कि इन दोनों चीजों से मिल करके जो फाइनली हमारे पास ऐड हुआ उसे हम लोग क्या कहेंगे, विलयन कहेंगे, या इसी का नाम हम लोग क्या दे देते हैं, मिश्रण दे देते हैं।
ये देखते हैं कि हम लोगों ने क्या बात किया कि मिश्रण हो सकता है, जिसको हम लोग विलयन के नाम से साधारणतया जानते हैं। अब बात करते हैं कि इसका मोल फ्रैक्शन, कितने मोल घुला हुआ है, इसका रेशियो क्या है, इसी के बारे में हम इसमें कुछ पढ़ने वाले हैं। तो मोल फ्रैक्शन को हम लोग दोस्तों x से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? x से दर्शित करते हैं। ये परेशान होने की कोई बात नहीं, कभी कभी इसको हम लोग क्या कर देते हैं, ऐसे भी बना देते हैं मोल फ्रैक्शन के लिए, तो ये दोनों चलते हैं, x से डिनोट करते हैं। अब बात कर लेते हैं कि अब जब इसको डिनोट करते हैं तो ये क्या होते हैं, तो हम लिख सकते हैं मोल प्रभाज। क्या लिखेंगे? मोल प्रभाज इज इक्वल, मोल प्रभाज इज इक्वल। अब बात करते हैं कि उस विलयन में क्या क्या चीजें होंगी। विलेय घटक होंगे, उसके विलेय और विलायक होंगे। विलेय हो सकते हैं अथवा विलायक हो सकते हैं, दोनों को निकालने के लिए हम लोग बात करते हैं। और नीचे क्या होता है, जो इसके फाइनली चीजें क्या दिखी जाती है, विलयन। विलयन में मोलों की संख्या, विलयन में मोलों की संख्या। अब बात करते हैं जो विलेय अथवा विलायक कोई एक अक्सर हो सकता है कि कभी पूछा जाए एग्जाम में कि विलेय के घर का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। किसका ज्ञात कीजिए? विलेय का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए, या विलायक का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए, या फिर विलयन का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। दोनों को निकालने के लिए आ सकता है एग्जाम में। तो बात करते हैं कि सपोज करिए कि हम बात करने वाले हैं केवल किसकी बात करने वाले हैं, केवल जो भी बात करेंगे अभी हम किसी एक की बात कर लेते हैं, विलेय की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं? विलेय की। तो विलेय के मोलों की संख्या विलेय के मोलों की संख्या अपान विलयन में उपस्थित, या कह सकते हैं विलयन के मोलों की संख्या ये किसके बराबर है भाई? मोल फ्रैक्शन के बराबर है, x के स्क्वायर। अब पता है हमको जो विलेय के मोल होंगे वो कम होंगे, तो इसको हम लोगों ने बोल दिया कि स्मॉल n। और जो विलयन है, अब विलयन में दो चीजों से मिलकर के विलयन बना है, एक तो वाटर मॉलिक्यूल और दूसरा शुगर, यानी हम कह सकते हैं एक सॉल्यूट है दूसरा सॉल्वेंट है। तो जो विलेय है उसके मोल भी उपस्थित होंगे इस विलयन में, यानी स्मॉल n भी होंगे, और विलायक भी होगा हमारे पास, सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों होंगे, तो उसके मोलों की संख्या ज्यादा होगी, इसलिए कैपिटल n। यानी हम कह सकते हैं कि x इज इक्वल स्मॉल n अपॉन स्मॉल n प्लस कैपिटल N। यही जो चीजें हैं मोल फ्रैक्शन के अंतर्गत आती हैं, यही मोल फ्रैक्शन का फार्मूला है। यानी कह सकते हो विलयन के अवयवी घटक यानी मोलों की संख्या और विलेय अथवा विलायक के मोलों की संख्या के बीच में जो अनुपात निकल करके आता है उसी को हम लोग मोल प्रभाज कहते हैं। क्या कहते हैं? उसी को मोल प्रभाज। इसके लिए हम आगे डिस्कशंस करेंगे न्यूमेरिकल में, तब थोड़ा से और क्लियर हो जाएगी। अब मान लीजिए कि हमारे पास कोई एक ऐसा विलयन लेते हैं, कैसा विलयन ले? कोई एक ऐसा विलयन ले जिस विलयन में बहुत कम मात्रा में विलेय घुला हो, यानी वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन। कैसा हो? वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन हो। तब क्या करोगे आप? तब उसके लिए अगर हम बात करें यहाँ पर इफ
solution is very dilute, then स्मॉल n इज इक्वल 1, 0 नहीं कहेंगे यहाँ पे, स्मॉल n इज इक्वल 1, तब हमारे पास आएगा, तब हमारे पास फॉर्मूला स्मॉल n अपान कैपिटल N, और ये हमारे पास क्या होगे, मोलों की संख्या, यानी मोल प्रभास, यानी हम लोग लिख सकते हैं कि अब हम क्या बताएंगे, x इज इक्वल स्मॉल n ऑन कैपिटल N। ये तब लागू किया जाएगा जब विलयन बहुत ज्यादा डाइल्यूट होगा। तो मुझे आशा है कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं कि कुछ इसमें से संबंधित आंकिक प्रश्नों की। अब उस ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता क्या होती है, विलयन की शक्ति, इसे विलयन की शक्ति भी या स्ट्रेंथ के नाम से जाना जाता है। इसको हम लोग G इंटू L के पावर -1 से डिनोट कर देते हैं। कहा जाता है किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के कुल द्रव्यमान को उस विलयन की ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता कहते हैं। यानी सांद्रता किसमें है, ग्राम पर लीटर में। ग्राम पर लीटर यानी विलेय का भार ग्राम में बटे विलयन का आयतन लीटर में, विलयन का आयतन लीटर में। इसकी यूनिट जो होती है ग्राम लीटर इनवर्स होती है। सपोज करिए कि आइए हम एक न्यूमेरिकल देखते हैं कि अगर कहा जाए कि 5 ग्राम NaOH को 5 ग्राम NaOH को 1 लीटर में घोला गया है। 5 ग्राम NaOH को 1 लीटर में घोला गया है, तो विलयन की सांद्रता क्या होगी, विलयन की सांद्रता क्या होगी। अब देखते हैं जैसे इस तरह के कोई सवाल न्यूमेरिकल्स है हमारे पास। तो दोस्तों ये जो अब हमें पास देखते हैं कि गिवन क्या क्या चीजें हैं इसमें, इस फार्मूले की सहायता से विलेय का भार, विलेय का भार कितना है 5 ग्राम, 5 ग्राम। अब बात करते हैं विलयन का आयतन कितना है, विलयन का आयतन कितना है 1 लीटर, कितना है 1 लीटर है। तब बात करते हैं इस फार्मूले पर लिखते हैं, हम लोग सॉल्व करते हैं कि सांद्रता ग्राम पर लीटर इज इक्वल विलेय का भार, विलेय का भार यानी W अपान विलयन का आयतन, किसमें है लीटर में है, किसमें भी लीटर में है। यानी ये आयतन क्या है, इसको हम लोग B से डिनोट कर सकते थे। तब हमारे पास आता है कि भार कितना है 5/1, यानी जो विलयन का टन आता है तो 5 ग्राम पर लीटर, यानी इस विलयन की जो शक्ति है 5 ग्राम पर लीटर, कितनी है 5 ग्राम पर लीटर है। तो इस तरह से बहुत सारे न्यूमेरिकल हो सकता है कि 250 ml होता, तब हमारे पास इसको हम लीटर में कन्वर्ट करते तो
500 ml को हम लोग जब लीटर में कन्वर्ट करते तब 1000 का हमारे पास मल्टीप्लिकेशन होता, तो उसकी वैल्यू अलग आती है। जैसे हम लोग पिछले इक्वेशनों में कुछ